अंकुश, आपसे ही शुरुआत करते हैं सेशन की। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, प्रश्न डिविजनल चार्ट से लेके है सर। बता। तो उस जैसे D1 में हम देखते हैं कोई हमारे फंक्शनल मैलिफिक और फंक्शनल बेनिफिक रहते हैं, और D9 में जाके वो टोटली कोई दूसरा लगन आ जाता है, उसके कोई अपने फंक्शनल मैलिफिक एंड बेनिफिक रहते हैं। तो जब हम कोई भी डिविजनल चार्ट हम जैसे चेक करते हैं तो हमेशा उसको D1 से कंपेयर करके उसके फंक्शनल मैलिफिक और बेनिफिक को देखेंगे, या सिर्फ उस डिविजनल चार्ट के ही देखेंगे उस चीज से रिलेटेड? उसको हम कैसे बहुत समझेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। और इस प्रश्न का आंसर ना जानने से बहुत तरह की भूल भुलैया आदमी के दिमाग में रहती है। फंक्शनल मैलेफिक और बेनिफिक जिस तरह से हम भाव के अनुसार देखते हैं, D1 से जब भी हम डिविजनल चार्ट्स में जाएंगे तो सबसे पहले हमें अपना टारगेट क्लियर करना है कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। कभी भी डिविजनल चार्ट्स में बिना टारगेट के मत एंट्री लो। नहीं, केवल और केवल गुमराह होने के अलावा कुछ नहीं होगा। ये चीज समझ लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं कि हमने नवमांश कुंडली में लिया, तो एक मैं कर्क लगन का चार्ट पे डिस्कस करता हूं कि किसी व्यक्ति का D1 चार्ट कर्क लगन का है, और कर्क लगन में मारक ग्रह हो जाएगा शनि और बाधक हो जाएगा शुक्र। जो आपका प्रश्न है उससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल प्योर ले रहा हूं, इससे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन नहीं होगी। और नमांश कुंडली में का लगन आ गया मकर। अब हम जब नमांशा के फंक्शनल मैलिफिक और बेनिफिक चेक करते हैं तो सारा सीन बदल जाता है। वहां पर तो शनि योगाकारी बन जाएंगे, शुक्र योगाकारी बन जाएगा, बुध योगाकारी बन जाएगा। यानी कि कर्क लगन में जो जो नेगेटिव थे वो सभी यहां पॉजिटिव हो गए। इस पॉइंट के ऊपर ही कंफ्यूजन खड़ा होता है। ये जब होगा जब हमें ये क्लियर नहीं होगा कि हम नवमांशा में घुसे क्या करने थे। घुस तो गए, पर करना क्या है यहां पर। अगर हमें ढूंढना है ग्रह की स्ट्रेंथ, ग्रह का बलाबल देखो, तो हमारा कंफ्यूजन उसी वक्त खत्म हो जाएगा। हमने सिर्फ कुछ सूत्र को पकड़ना है। पहला सूत्र, ये देखो D9 चार्ट में कौन सा ग्रह केंद्र में बैठा है, कौन सा त्रिकोण में बैठा है। अब चाहे वो मैलेफिक ही क्यों ना हो। अब सपोज करो शनि ग्रह, जो कि कर्क लगन के अनुसार मारक था, उसको हमने त्रिकोण में बिठा दिया, पंचम भाव में बिठा देते, चलो पांचवें में बिठा दिया नवमांश के। और शुक्र को कहाँ बिठा दे, केंद्र में बिठा देते, चलो शुक्र को लगन में बिठा दिया आपने। अब दो, अब ये प्योर ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे कंफ्यूजन खड़ा होता है। पर जब हम ग्रह की स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इस कर्क लगन की कुंडली में शनि ग्रह भी शक्तिशाली हैं और शुक्र ग्रह भी शक्तिशाली है। अब कर्क लगन वालों के लिए बड़ी समस्या, और ये बड़ी विख्यात है कि कर्क लगन वालों की मैरिज लाइफ में गड़बड़ होती है। पर ये आधा अधूरा सत्य है। इस बात पे कभी विश्वास मत करना। जब भी विश्वास करना जब देखो कि जो विवाह करवाने की जिम्मेवारी लेने वाला ग्रह शनि, जो कि सप्तम भाव का मालिक है,
वो D9 में जाके कमजोर तो नहीं हो रहा। अगर D9 में जाकर के शनि किसी भी कारण से कमजोर हो जाता है तो निश्चित रूप से कर्क लगन वाले का जो वैवाहिक जीवन रहेगा वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो अब मुझे ये बताए कोई, ये कर्क लगन ने डिसाइड किया या नवमांश ने डिसाइड किया कि मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? ये ये सामान्य, नवांश है। जब हम बेसिक पढ़ाते हैं जब ये बातें समझाते हैं कि भाई D1 जब पढ़ा रहे, जब नवमांश में आती है तो जैसे क्लास चेंज होती है, स्टैंडर्ड बढ़ता है स्टूडेंट का, तो सूत्र भी बदलते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि आप जब बड़ी क्लास में जाते हो तो आपको क्लैरिटी आती है। पर कभी कभी विद्यार्थी को वहम छोटी क्लास में ही हो जाता है कि आई एम सो इंटेलिजेंट, क्योंकि वो D1 पढ़ लेता है और रट्टा मार लेता है, कर्क लगन सिंह लगन दोनों की मैरिज लाइफ खराब, बस देखना क्या है फिर। अगर देखना ही कुछ नहीं तो फिर ज्योतिषी बेचारा क्या करेगा? ये तो मैं रटवा दूंगा कि कर्क लगन और सिंह लगन कोई भी आए उसको मैरिज लाइफ खराब बता दूं, और ऐसे हर लगन का लिखवा दूंगा मेष लगन वाला की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी बात। पर उस व्यक्ति का भ्रम जब टूटेगा जब मेष लगन वाला आएगा, बोला जी मेरा तो तलाक हो गया, और कर्क लगन वाला कहेगा मेरे तो 40 साल से मैरिज लाइफ फर्स्ट क्लास चल रही है। अब वो स्ट्रेस में आ जाएगा। कारण क्या था कि हमने स्ट्रेंथ को चेक करना था, और हमने जब स्ट्रेंथ को चेक किया तो पता किया दोनों ग्रहों की स्ट्रेंथ अच्छी है। अभी स्ट्रेंथ कहां काम आएगी? तो D1 चार्ट को देखते समय पहला प्यारा सूत्र है भाव, भावेश और कारक। आपने क्या चेक किया? आपने कारक को चेक किया। जब भी हम कहते हैं कारक की इंडिपेंडेंट स्टडी करो, यानी हम कह रहे हैं D1 में बैठा हुआ ग्रह और D9 में बैठा हुआ ग्रह, दोनों में देखो, अगर जिसे बल मिल गया वो कारक अच्छा है। अगर लगन में बैठ गया शुक्र वहां नवमांश में जाकर के, तो उस कर्क लगन वाले का शुक्र अच्छा है। बेशक वो D1 में अष्टम में बैठा है, बेशक वो और किसी हाउस में बैठा है, कोई मायने नहीं रखता। उसकी पत्नी कहीं छोड़ के जाने वाली नहीं है उसको, क्योंकि कारक उत्तम है। और कारक का काम है अपने से रिलेटेड चीजों का सुख प्रदान करना। अब शुक्र जिन जिन चीजों का कारक है वो सभी चीजें उस व्यक्ति के जीवन में बहुतायत में मिल जाएंगी, उसको कमी नहीं होगी। जितना पावरफुल होता चला जाएगा उतना ही उसको ये सब संसाधन मिलते चले जाएंगे। जितना मजबूत शनि होता चला जाएगा उतनी पति पत्नी की बॉन्डिंग मजबूत होती चली जाएगी। सिंपल गेम। अब मैं आता हूं कि फिर नवमांशा में मेलेफिक बेनिफिक का कोई प्रश्न नहीं उठ रहा क्या? उठता है, क्यों नहीं उठेगा? अब हमने देखना है कि नवमांशा तुम्हें कैसे देखता है। नवमांशा क्या कहने की कोशिश कर रहा है तुमसे? नवमांशा क्या है? नवमांशा है तुम अंदर से क्या फील करते हो रिलेशनशिप के बारे में। वो नवमांशा वो बात करता है, कहेगा। अब पति पत्नी जो 40 साल से शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए, दे आर सो हैप्पी, ये थर्ड आदमी मान रहा है यार ये तो खुश है, कभी झगड़ा होते देखा नहीं, दोनों में से कभी किसी ने आके कहा नहीं कि हमें अलग होना है, दे आर हैप्पीली मैरिड। अब नमांश कहेगा ये मैं अंदर की बात बताऊंगा कि व्हाट दे फील। पति पत्नी को क्या समझता है और पत्नी पति को क्या समझ रही है। समझ रही है का मतलब एक दूसरे के प्रति क्या फीलिंग है।
एक होता है मजबूरी, एक होता है प्रेम। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैक्सिमम मैरिजेस मजबूरी में चलती हैं, प्रेम में नहीं। प्रेम में नहीं। अब प्रश्न उठ गया कि क्या मेरे पत्नी मुझे प्रेम करती है? क्या मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है? अब यहां मेलेफिक बेनिफिक का बड़ा भारी चक्कर फंस जाता है। अब मकर लगन में पंचम भाव प्रेम को रिप्रेजेंट करेगा। किसके प्रेम को? पत्नी के प्रेम को। अब यहां देखो, ये जो पत्नी के प्रेम का ग्रह बना कौन सा? कौन सा बन गया? तो हम कहेंगे यहां तो शुक्र बन गया। शुक्र बना कि नहीं बना? अब मान लीजिए यही शुक्र ग्रह लगन में ना बैठ करके छठे भाव में बैठ गया, आठवें में बैठ गया, तो आपको समझना पड़ेगा यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया। ये तो पंचम भाव का स्वामी तो कहीं और चला गया। ये तो हमारे लिए सही नहीं हुआ। अब उस व्यक्ति की मैरिज लाइफ कैसी भी क्यों ना हो, अंदर से फील करेगा मामला गड़बड़ है। अब एक एग्जाम्पल इसी का लेता हूं। शुक्र बिठा दिया आपने 11वें भाव में, और 11वां भाव लाभ का है। जब शुक्र को एज ए कारक देखेंगे तो कहेंगे पत्नी का लाभ मिलता रहेगा, पत्नी का सानिध्य मिलता रहेगा। पर क्या प्रेम मिलेगा? प्रश्न उठता है, हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि 11वें में बैठा हुआ शुक्र पंचम को देखता है। अब इस शुक्र को एक घर और आगे बढ़ा दो, तो डिविजनल चार्ट्स का नियम कहता है नवमांश कुंडली के 12वें भाव में यदि शुक्र आ जाए तो अच्छा माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता। परंतु इक्वेशनली, अब इक्वेशनली समझना, वो अपने से अष्टम में चला गया। जिनको ये सूत्र समझ में आ गए उसको ज्योतिष समझ में आ जाता है। अब अष्टम में गया तो कहता है क्योंकि शुक्र उच्च का है, कारक तो उच्च का है, तो पत्नी के गुण अच्छे मिलेंगे, पत्नी अच्छी मिलेगी, पत्नी प्रेम करने वाली मिलेगी, पत्नी प्रेम के साथ घर को बसाने वाली मिलेगी। पर बंदे के दिल में काला है। बंदा कहता है तमाम अच्छाइयां हो इसमें, जैसा मैं चाह रहा था वैसी नहीं मिली। अब उससे पूछे कैसी चाह रहा था, उसे नहीं पता। अब आप पूछो ये मैंने क्यों कहा कि उसे नहीं पता? क्योंकि मामला अष्टम में चला गया। जब भी पंचम भाव का लॉर्ड अष्टम में जाएगा वो कंफ्यूज होगा। वो किसको प्रेम मानता है ये उसे भी आइडिया नहीं है। वो सेक्स को प्रेम मान रहा है या प्रेम को प्रेम मान रहा है, वो क्या मान रहा है, वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। उसे यही नहीं पता चलेगा ये प्रेम है क्या। अब ऐसा आदमी क्या रहेगा? मन से परेशान रहेगा। मन की खुशी पंचम से देखी जाती है। अब आइडिया समझ में आ रहा है कि मामला क्या है। अब यहां शुक्र बाधक की तरह ट्रीट नहीं होगा। अब लगन पे बिठा दिया, लगन पे बिठा दिया तो हम कहेंगे पंचम का स्वामी लगन पर आ गया। एक्सीलेंट। आदमी कहेगा मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो ऐसी पत्नी मिली है, और सुंदर है, मुझसे ज्यादा सुंदर है, मुझसे बढ़िया है, मुझे मिल कैसे गई, मैं इस काबिल नहीं हूं, मुझे मिली कैसे, उसको यही सूत्र समझ में नहीं आएगा। फिर वो कहेगा यार ये तो भाग्य का मामला है, मेरी काबिलियत कुछ नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि पंचम का स्वामी नवम में है। भाग्य से पत्नी मिली है, किससे? भाग्य से। प्रेम मिला है भाग्य से। एक फिल्म आई थी ना, मैं फिल्म का नाम भूल गया, जिसमें राजपाल यादव की है,
और उसमें पत्नी लंबे कद की होती है, शायद लखनऊ शहर की स्टोरी है, और वो लाइब्रेरियन होता है, वो स्कूटर पे चलता है, किसी को याद आ जाए, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो फिल्म का निचोड़ यही था, पहले तो उसको यकीन नहीं होता कि मेरी शादी भी हो जाएगी, और जब वो किसी लड़की को देखने जाता है तो उससे लंबे कद की होती है, तो वो समझ जाता है यहां तो रिजेक्शन पक्का है। पर हैरान जब होता है जब उसके परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले और लड़की बिल्कुल यस कह देती है, और वो टेंशन में है हर पल कि यार ये मजबूरी में है मामला। पत्नी मुझे प्रेम नहीं करती होगी, निश्चित रूप से नहीं करती होगी, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, मुझसे ज्यादा काबिल है। मेरे पास एक ही चीज है कि मैं सरकारी नौकरी वाला हूं, इससे ज्यादा मेरी कोई वैल्यू नहीं। और वो पूरा फिल्म स्टोरी का पार्ट है। ये बस, ये पंचम भाव का सॉन्ग लगन पे आ गया। आपको प्रेम महसूस होगा या नहीं होगा, पंचम विल डिसाइड। अब चलो, एक आदमी कहता प्रेम हो ना हो, मुझे सुख कितना मिलता है। अब सुख के कई मायने। एक आदमी कहता है मैं जब दुकान पर हो थक जाता हूं तो मेरी वाइफ को फोन करता हूँ, वाइफ आती है, मेरा धंधा संभाल लेती है। बड़ा सुख है यार, घरवाली ठीक है, घर भी संभाल लेती है, धंधा भी संभाल लेती है, मेरे पूरे ऑफिस को मैनेज कर रखा है। इसे कहते हैं सुख। यार खाना भी बढ़िया दे देती है, ज्यादा झगड़ा भी नहीं करती मेरे साथ, मैं बेवकूफियां कर देता हूं फिर भी माफ कर देती है, बेस्ट है। और वो ये बात अंदर से फील कर रहा है। अंदर से फील कैसे कर रहा है वो? फोर्थ हाउस से। फोर्थ हाउस आपके मन के सुख को बताता है। कौन सा मन का सुख? अब हम कौन से चार्ट में चल रहे हैं ये ध्यान रखना, हमेशा भूलना नहीं। हम नवमांश में की बात कर रहे हैं, और नवमांश क्या दिखा रहा है? शादीशुदा जीवन से तुम सुख महसूस करोगे या नहीं, इट ये फोर्थ हाउस से डिसाइड होगा। फोर्थ हाउस का लॉर्ड देखो ना कहां बैठा है नवमांश में। अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड बड़ी अच्छी जगह बैठा है तो यू फील सो कंफर्टेबल इन योर मैरिज लाइफ कि शादी करवा के तो आनंद ही आ गया। मैं तो ऐसे ही बेवकूफ था जो इतने साल तक नहीं शादी कराई, नहीं कराई मैंने। मुझे तो 19-20 में ही कर देना चाहिए था। जब सरकार ने घोषणा करी ही दी कि 18 साल की उम्र के बाद आदमी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चुन सकता है, तो एक लड़की को क्यों नहीं चुन सकता? ये तो टोटल वाहियात बात है कि 28 साल में करेंगे। कितना तो सुख दे रही है पत्नी। अब ये सब फीलिंग कहां की है? एक्चुअल नहीं है, ये उसके मन की फीलिंग है। और मन की फीलिंग उस पति को भी आ सकती है जिसकी पत्नी जो है गाली निकाल रही है। वो गाली निकालती है, गाली गलौज करती है, पर कुछ ऐसा फायदा भी करके दिखाती है पति का। पति कहता है यार पंगा लेना ठीक नहीं है, गाली जरूर देती है पर देख, कुछ भी है मेरा सारी चीज एकदम मेंटेन कर रखी है, अगर ये ना हो तो सोच क्या हो, ये ना हो तो सोचो क्या हो। वो ये सोच के ही घबरा जाता है, वो कहता है नहीं नहीं, हैप्पी मैरिज लाइफ। ये मैटर नहीं करता कि पत्नी गुस्से वाली है या शांत मिजाज है, ये तो बाहरी लोगों का देखने का तरीका है। ये बाहरी लोगों का देखने का तरीका है भाई। अब पहलवान की पत्नी पहलवान को कैसे डील करेगी? अब पहलवान को जो जिस भाषा में बात समझ में आएगी वो वैसे ही डील करना पड़ेगा उसको। उसको आप जी साहब कहने से बात नहीं बनेगी, पहलवान के नहीं खोपड़ी में घुसेगी। पुलिस डिपार्टमेंट में वाइफ देखी है, पुलिस वालों की वाइफ देखो कभी जा करके पड़ोस, पता करो कभी वो कैसे डील करती हैं। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में जो उनका बॉस जैसे डील करता है वो भी वैसे डील करती है। तो वो वैसे जी जनाब, अभी कर देता हूँ जनाब। तो जब तक वो वैसे डील नहीं करेगी वो काम ही नहीं करेगा। हो सकता है आप कहो यार इस बेचारे पुलिस वाले का तो बड़ा बुरा हाल है, बाहर तो ये लठठाए घूम रहा है, घर में इसकी वैल्यू जीरो है। अरे ये आपको लग रहा होगा भाई, उसके दिल से पूछ के देखो ना।
अंदर की बात नवमांश कुंडली बताएगी, लगन कुंडली नहीं बताएगी। लगन कुंडली तो वो बता रहा है जो तीसरा आदमी देख रहा है, जो तीसरे को दिखाई दे रहा है, और जो तीसरा महसूस कर रहा है, वो सब बातें लगन में है। जो तुम महसूस कर रहे हो, अंदर तक महसूस कर रहे हो, वो D9 में है। अब D9 में मारक कौन बना? मारक चंद्रमा बन गया। अब सूत्र समझो। मार्केश और बादकेश जिस भाव में जाके बैठते हैं, उस भाव को डेंट मारते हैं। अब आपने चंद्रमा बिठा दिया ऐसे व्यक्ति का कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव का चंद्रमा अच्छा होता है कि नहीं होता है? बहुत अच्छा होता है। पर मार्केश कहां बैठ गया? पंचम में। पंचम को डेंट मारेगा। इसका मतलब व्यक्ति ने जवानी में कहा था मेरी पत्नी मुझे इस तरह से प्यार करेगी तो मैं मान लूंगा मुझे प्यार मिल रहा है। मैं घर में आऊं, आते कहेगी जनाब पानी लो, चाय लो, कॉफी लो, ये लो, वो लो। और मैं दो गाली बक दूंगा तो भी कहेगी जनाब आज तो आप बड़े मीठी मीठी बातें बोल रहे हो। क्या बात है, क्या खा पी के आए हो? तो एक्सपेक्टेशन, उसके एक्सपेक्टेशन है। किसके मामले में? प्रेम के मामले में। पर प्रेम के घर में तो मारक ग्रह बैठ गया। समझो बात को। प्रेम के घर में कौन बैठ गया? मार्केश बैठ गया। अब वहां पर D1 वाला मार्केश नहीं काम कर रहा है। नौमांश का खुद का मारक कह रहा है मैं तो पंचम में बैठ गया। व्यक्ति कहेगा ना यार, वो मामला नहीं बना। आप जहां मर्जी बिठा लो उस मारक ग्रह को, उस भाव को डेंट मारेगा। अब मकर लगन के हिसाब से बाधक कौन हो गया? तो मंगल हो गया। कौन होगा? मंगल होगा कि नहीं? चार लगन है। अब मंगल कर्क लगन के हिसाब से महायुग का कारीगर रहता, और यहां सूत्र बदल गया नवमांश में। मंगल यहां पर बाधकेश बन गया। अब ये बाधकेश जहां भी बैठेगा ना वहीं बाधा दिखाएगा। अब सोचो अगर ये बाधकेश बैठा दिया सप्तम भाव में, वो आदमी अंदर से क्या महसूस करेगा? सोचो। अब हैप्पी मैरिज लाइफ चल रही है, परिवार वाले सब कह रहे हैं बेस्ट है मैरिज लाइफ, पड़ोसी कह रहे हैं बेस्ट है मैरिज लाइफ, वो अंदर से क्या कह रहा है? बहुत बड़ी बाधा है, कहाँ फंस गया, सबसे बड़ी मेरी जिंदगी की मिस्टेक ही यही थी। मैंने काश बुआ की बात ना मानी होती, काश मैं चाचा की बेकाई में ना आया होता, काश मैं पापा की बेकाई में ना आया होता। उस दिन मैं भाग गया होता है, मैं छुप गया होता, पिलंग के नीचे छुप गया होता, बच जाता मैं। अब ये उसकी भावनाएं अंदर, अब वो बोल नहीं रहा है ये बात, पर महसूस कर रहा है। समझ रहे हो बात को? पत्नी का ग्रह बैठ गया शत्रु के घर में। वो ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कोई एक दूसरे के शत्रु हो, एनिमी। उनको पिछले जन्म का पता नहीं क्या क्या याद आता रहता है। एकदम से याद आता है जाओ अभी मैं पत्नी के ये बात कहता हूँ, फिर मिर्ची लगेगी इसको जाके। है, उसके परिवार की बारे में ऐसी बात कहता हूँ जो नानी याद आ जाएगी उसकी, ज्यादा इतराती है। और आप गए और आपने जाके ऐसी बात बोल दी, अब वो भी टेंशन में आ गई। मन बड़ा खुश है। हाँ, अब अकल आई ना, जब समझ में आया ना ये क्या है। आपका मन खुश है क्योंकि वो परेशान है, वो बीमार हो गई, बड़ा मन में खुशी हो रही है यार। गजब भी काम हो गया, भगवान ने आज तो सुनी ली। इसे तो पता चले दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। जब मेरा सिर दुखता है तो कहती तुम बहाना मार के पड़े हो, तुम तो नकारे हो, तुम तो बेकार हो। आज इसे पता चलेगा ना कि क्या है। यानी वो किसकी खोज कर रहा है? पत्नी के दुख की, कष्ट की, बीमारी की, उसकी खोज कर रहा है। ये बात कहां से पता चलेगी? यदि नवमांश का सप्तम भाव का स्वामी छठे में बैठ जाए। वो पत्नी के कष्ट और दुख की खोज कर रहा है। जैसे ही पता चलता ससुराल में ये पंगा हो गया,
कहते हैं भगवान, देर है अंधेर नहीं, है तेरे ताकत तो है। हनुमान चालीसा जो पढ़ रहा हूं भाई साहब, आता है रिजल्ट, देर से ही सही। बहुत तंग करते, आप समझ में आएगा इसको दुख क्या होता है। दैट्स इट। ये सब बातें जो आपको अंदर से महसूस कर रहे हो, वो नमांश बता रहा है। अब यहां फंक्शनल मेलिफिक बेनिफिक भी काम करेंगे, और मेलेफिक और बेनिफिक प्लेनेट इंडिपेंडेंटली भी काम करेंगे। सबको अलग अलग तरीके से हमें ट्रीट करना। अगर ये ट्रीट करना हमें आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे बड़ी अच्छी स्टोरी एक है कि आयुर्वेद के आचार्य ने अपने सभी स्टूडेंट को कहा कि तुमने आयुर्वेद सीखा, तो आज तुम्हारा अंतिम दिन है शिक्षा का, तो आज परीक्षा मैं लूंगा और डिग्री उसे ही मिलेगी जो परीक्षा में पास होगा। ठीक है साहब। तो उन्होंने कहा तुम्हें इतना मैंने ज्ञान दिया है, जंगल में जाओ और ऐसी वनस्पति खोज के लेके आओ जिसका कि कोई रोग ठीक करने में कोई योगदान ना हो। कोई भी एक वनस्पति जो किसी भी बीमारी में काम ना आती, मनुष्य के काम आती ही नहीं हो, किसी रोग में कोई काम ना आती हो। तो सारे गए। अब जिनके पास किताबी ज्ञान था, किताबी ज्ञान वाले को जो चीज समझ में नहीं आई, उसने वही पत्ता और वो पौधा उखाड़ लिया। हाँ, ये नहीं पढ़ा था, बस उठा लो यहां से, इसी में गड़बड़ थी, यही होगा पक्का, क्योंकि ये तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में। सब एक एक दो दो तीन तीन पौधे उखाड़ लाए। एक विद्यार्थी एक भी नहीं उखाड़ के लेके आया। गुरुजी ने कहा सब इतनी उखाड़ के लाए, तुझे एक भी नहीं मिली तुझे? तू गया भी था कि नहीं? बोला गुरुदेव, जंगल जंगल भटका, कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसका कि उपयोग हमारे शरीर को ठीक करने में ना हो। कोई भी ऐसी वनस्पति, ऐसा पेड़, ऐसी घास, ऐसा फूस, ऐसा फल, ऐसा फूल नहीं है जो इस धरती पर उपयोगी ना हो। गुरुजी ने कहा यू आर पास। ज्योतिष का ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिसका उपयोग ना हो। अब हमें देखना है कि उसका उपयोग कब, कहां, किस सिचुएशन में करना है। सामने वाला मन की समझना चाह रहा है कि तन की समझना चाह रहा है, इस चीज को समझना होगा। ज्योतिष बहुत गहरा है, ये चमत्कार की आशा करने वालों का है ही नहीं। आते रोते हुए, पत्नी चुड़ैल मिल गई साहब, भगाओ इसको। अरे भाई, हम कोई ओझा हैं जो झाड़ा मारेंगे और भूत उतर जाएगा? अब उनको आप नवमांशा समझा के देखो। भूत क्या होता है? मन का वहम, यानी वन का वहम। ये तो मन में बैठी हुई है ना भूतनी और चुड़ैल। तो ये नाम किसने दिया, भूत और चुड़ैल? ये उसी ने दे रखा है नाम। वो ही समझता है चुड़ैल है, दूसरा कोई थोड़ी समझ रहा है उसको चुड़ैल है। वो समझ रहा है, वो अपने मन की बात कर रहा है। अब आप टेंशन में हो यार, ये चुड़ैल क्यों बोल रहा है इसको? नवमांश में देखो, पता चल जाएगा ये चुड़ैल क्यों बोल रहा है। एकदम पिक्चर। आचार्य को प्रश्न बोलते ही समझ जाना चाहिए ये प्रश्न किस डिविजनल चार्ट का है और इसको कैसा देखा जाना चाहिए। इसी टेक्निक को सीखना होता है धैर्य पूर्वक। तो अब पता चल गया, फंक्शनल, बेनिफिक, मेलेफिक, हर चार्ट के साथ ये नियम लगता है। कुछ, हाँ, उन चार्ट्स में कुछ कॉमन सिद्धांत होते हैं, कुछ टेक्निकल होते हैं। जो टेक्निकल जिसे कहते हैं, जो टेक्निक से चलते हैं।
वो अनुभव के साथ आते हैं, या आपका भाग्य अच्छा है कि गुरुजी सीधे सीधे पकड़ा दें। तुम्हारा भाग्य कैसा है इस पे डिपेंड करेगा कि गुरुजी तुम्हें उलझा देते हैं या उलझे हुए को सुलझा देते हैं। ये तुम्हारे गुरु के ऊपर डिपेंड करेगा। दोनों तरह के गुरु मिल जाएंगे, उलझाने वाले भी और सुलझाने वाले भी मार्केट के अंदर। तुम्हें देखना है ना क्या है। आ गया कोई व्यक्ति रोगी, हम बीमार हैं जी बहुत ज्यादा, तो एक आचार्य भाषा में कुछ भी बोलता रहे, अच्छा तुम्हें ये बीमारी वो बीमारी, पर उसको समझ आना चाहिए ये सारे रोग मन के हैं। अब कौन बता रहा है ये बात? कुंडली बता रही है। ये कुंडली बता रही है। किसी भी रोग की शुरुआत कुंडली के तीसरे भाव से होती है, और उससे अगला भाव, हर भाव से अगला भाव उसका लाभ भाव है। मतलब द्वितीय भाव उससे अलग हो गया ना, उससे बढ़ावा उसको फायदा देगा। लाभ भाव का मेरा मतलब 11वां वाला नहीं है, मतलब उससे अगला उसको फायदा दिखाता है हमेशा। तीसरे से अगला चौथा है। जब तक चौथा डिस्टर्ब नहीं होगा, रोग कैसे पैदा होगा? क्योंकि तीसरा भाव चौथे का 12वां है, लॉस। यानी तीसरा है इसीलिए कि कोई बीमारी आए मैं खत्म कर दूं, पर उसकी जड़ चौथे में है। जड़ कहाँ है? चौथे में है बीमारी की। इसीलिए तो ज्योतिष में फोर्थ हाउस को क्योर कहा जाता है, कहा जाता है वैद्य। मन से बड़ा वैद्य कोई नहीं है। बीमार हो गए, मन का इलाज करना जरूरी है। चुपचाप मन की दवा लिख दो जिससे वो मन से ठीक हो जाए, उसकी बीमारियां ठीक होने लग जाएंगी। ये मेथड ही नहीं काम करता कि पेट के दर्द के लिए ये दवा ले लो और फलाने के लिए ये दवा ले लो। ज्योतिष में पेट की समस्या है जी, मूंगा पहन लो, फलाना है तो ये पहन लो। देखो चतुर्थ में गड़बड़ क्या है, ये आदमी मन से क्यों परेशान है। अब हर डिविजनल चार्ट में चौथा भाव मन ही है, बट निष्कर्ष अलग अलग बदल जाएगा। अगर D10 में चौथे को देख रहे हैं तो वहां पर भी वो कंफर्ट जोन को ही बता रहा है आपके, पर वो कह रहा है मैं नौकरी और व्यापार के कंफर्ट्स की बात कर रहा हूं, मन के कंफर्ट्स की बात नहीं चल रही है। वो अपने नौकरी और रोजगार में कितना कंफर्ट महसूस करता है, ये D10 चार्ट का चौथा बताएगा। तो किस ग्रह का, किस टेक्निक का उपयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, यही तो सीखना है। समझ गया अंकुश? जी गुरु जी, वेरी वेरी थैंक यू। बहुत अच्छे से समझाया आपने। ये डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन काफी ज्यादा चीजें इसमें हम सीख सकते हैं। थैंक यू। सुनील टूटू जी। मेरा बोला सर। मैं हाँ जी, हाँ जी। सर, मेरा एक प्रश्न है। जो आपने बताया ना कि प्रेडिक्शन जब करनी है, प्लेस जो करना है, आपको आपकी पकड़ना है आवाज नहीं भाव। समझ में आई, क्या कहा आपने? दोबारा बोले, प्रश्न रिपीट करे। आपने जो बोला था ना कि जो फ्लिप जो करना आपको, उसके लिए आपको भाव, भावेश और कारक। इसका कारक पकड़ना है। कारक कारक तो भाव भावेश कारक। ये और एक कारक जो है सर, यहाँ पे काल पुरुष वाली कुंडली का पकड़ना है या उस पर्टिकुलर चार्ट का जैसे, क्योंकि डिफरेंट होते हैं ना, लगन तो सुनील डिफरेंट जी, होते हैं कारक फिक्स्ड होते हैं। काल काल, पुरुष के हिसाब से। काल कारक जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। जी। एक हमारा यूट्यूब वीडियो है, भाव भावेश कारक, बहुत पुराना आपका। वीडियो, बहुत। हाँ हाँ हाँ, पड़ोसियों की हम बात ठीक है। नहीं करा करते अक्सर। आप हमारे वीडियो पे जाइए, भाव भावेश कारक। जी। वहां पर वो काफी 1.25 घंटे का होगा,
1.5 घंटे 1.25 घंटे का, तो आप जाके देखिएगा। हाँ राज। प्रणाम सर। प्रणाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने बताया था एक वीडियो में कि जिन लोगों का मंगल कमजोर होता है तो वो लोग घबराते बहुत हैं, और अगर उनके घर में कोई बीमार होता है तो वो लोग भागने की कोशिश करते हैं मैदान से, मतलब फेस नहीं करते हॉस्पिटल में सिचुएशंस को, मतलब तो ये मंगल बद और ये मंगल वीक दोनों एक ही सिचुएशन का ट्रीटमेंट होगा, दोनों का ट्रीटमेंट? बिल्कुल अलग है दोनों चीजें। मंगल का कमजोर होना अलग है, और मंगल बद बिल्कुल ही अलग है। मंगल बद वाला तो डरता ही नहीं। किसी अच्छे से अच्छा डॉक्टर का भी मंगल बद हो सकता है। मैंने मंगल बद जब करवाया था तो ये बताया था, मंगल बद ना धन कमाने में रोकता है आपको, ना किसी प्रोफेशन को करने में रोकता है। ये व्यवहारिक प्रॉब्लम है। आप मंगल बद को बिहेवियरल इश्यूज समझे, और ऐसा बिहेवियरल इश्यूज जो केवल अपने घर में और अपने घर वालों के प्रति निकलता है, अपने मित्रों के प्रति निकलता है, बाहर नहीं निकलता। बाहर तो ये लोग बहुत ही बढ़िया रहते हैं। कोई बहुत अच्छा डॉक्टर, कोई बहुत बड़ा अच्छा पुलिसमैन, ये जिनको अवार्ड मिल रहे हैं, किसी को कुछ मिल रहा है, ये हो सकता है, पक्के तौर पे हो सकता है कि उसका मंगल बद हो। मंगल बद आपको कमजोर नहीं बनाता, पर कमजोर मंगल तो बनाता ही कमजोर है ना। ये चीज है। तो सर इसका मतलब ट्रीटमेंट अलग होता है, उपाय? हाँ, और क्या, एक को मल्टीविटामिन की कमी की पड़ गई बेचारे को, और एक के पास कुछ ज्यादा ही हो रहा है। दोनों में अंतर है कि नहीं। ठीक है। और सर मुझे ये पूछना था कि अगर ट्वेल्थ लॉर्ड बेनिफिक्स होते हैं तो वो अपना मेलिफिक इफेक्ट देंगे ट्वेल्थ हाउस में, अगर सन है तो वो ट्वेल्थ लॉर्ड भी सन है तो वो मेलिफिक की तरह परफॉर्म करेगा कि? जो जिसको ड्यूटी मिलेगी, प्लेनेट बहुत डिसिप्लिन वे में काम करते हैं। अगर सूरज को 12वें भाव का रूल मिला है तो 12वें का ही करेगा। वो आपको फिर प्रेम बढ़ाने वाली बातें नहीं करेगा। किसी का पंचमें शनि हो जाए इसका मतलब ये थोड़ी ना वो त्यागी और बेचारा आंख बंद करके बैठ जाएगा और कहेगा मुझे प्रेम की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो संन्यास लूंगा। मैं ना ना ना, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो सारे बेचारे फंस जाएंगे। ये हैं जितने को अभी पंचम भाव का स्वामी शनि है, वृक्ष लगन वाला सर, बेचारा कहाँ जाएगा। नहीं सर सुनी मेरी वो, एक रिक्वेस्ट क्या थी कि आप दूसरा लगन सर बता रहा था मैं। हाँ। मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि वो जो आपका चिकित्सा वास्तु वाला कोर्स था वो एक बार फिर से आ जाए, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो उसकी यूट्यूब पे देखी है। राज जी, कुछ हमारे ऐसे कोर्स थे जिनमें टेक्निकल इशू आ गया, जिसकी वजह से हमने ऐप पर डाउनलोड नहीं करे। ठीक है ना। तो ऐसे 2-3 कोर्स हैं हमारे जो बड़े अच्छे कोर्स थे, जो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं आ पाए, मतलब ऐप के ऊपर अवेलेबल नहीं है ना। और चूंकि ऐप जब नई नई होती है तो प्रॉब्लम बहुत पैदा करती है, और जो आईटी के लोग हैं वो इस बात को समझ पाते हैं कि शुरुआत में बड़े झंझट होते हैं, है ना। तो कई तरह के दिक्कतें होती है, वो शुरुआती दौर की चीजें थी। पर अभी डिविजनल चार्ट्स को जो भी सीखना चाहते हैं ठीक। उनके लिए सूचना है कि डिविजनल चार्ट का पूरा कोर्स अब हमारी ऐप पर अवेलेबल है। D1 से लेकर थैंक के यू सर, थैंक यू। D60 तक सारे जो चार्ट्स हैं वो अवेलेबल है, वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सो मच। और कौन अवेलेबल है? हाँ, देव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, मतलब मुझे एक चीज जाननी थी कि कौन सा ग्रह ज्योतिष के लिए प्रोमिनेंट होता है। अगर बुध है तो इन मेरे केस में तो बुध तो पूरा पेटा हुआ है, क्योंकि वो नहीं कुंभ नहीं लगन है। देव, प्रश्न ही गलत पूछ रहे हो, जा कहीं और रहे हो। आपने कहा मैं कुंडली में कौन सा ग्रह डोमिनेंट होता है, हाँ, तो फिर ज्योतिष के लिए। हाँ हाँ जो जनरल जनरल।
ज्योतिषी बनने के लिए या ये कुंडली में? नहीं, ज्योतिष सीखने के लिए, मतलब वो समझ में आए। सीखने के लिए कई ग्रह होते हैं, कोई एक थोड़ी होता है। हाँ, बुध निहायत जरूरी है। हाँ हाँ। अरे भाई, जिसकी कॉमन सेंस ही ठीक नहीं होगी हम्म। वो कैसे सीखेगा? मरकरी आपको कॉमन सेंस देता है। मरकरी और पंचम भाव, ये दो कॉम्बिनेशन है। पंचम भाव कमजोर है तो सीखोगे पर लेट सीखोगे। बुध भी कमजोर आ गया तो सीखना महाभारत हो जाएगा। इन पंचम में से और बुध में से, दो में से एक ग्रह बढ़िया होना जरूर चाहिए, एक चीज जरूर बढ़िया होनी चाहिए। दोनों हो जाए तो कहना ही क्या है, फिर तो भगवान की कृपा। पंचम भी अच्छा हो जाए और बुध भी अच्छा हो जाए तो फिर भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा है। जी जी। हाँ, ऐसे देखते। मैं सोचा आप कह रहे हो डोमिनेट है, और वो नहीं नहीं, डोमिनेट बट वो तो कुंभ लगन में तो कोई भी पंचमेश प्लेनेट हो। हो सकता है। नहीं, बट वो जो कुंभ लगन है ना स्पेसिफिकली, हम्म। बुध ही ऐसा ग्रह है जो पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है, मतलब वो फिर क्या ज्योतिष हो का गया, भी। इन चक्रों में क्यों फंसे पड़े हो? नहीं, मैं इसलिए फंसा हूँ गुरुजी, क्योंकि बुध मेरा तो पूरा पीटा हुआ है। कुछ भी हो, किसी कभी भी भी भाव का ज्योतिष। स्वामी हो बुध, उससे क्या हाँ। फर्क पड़ता है? कर्क लगन वालों का तो बेचारों का तीसरे भाव का और 12वें भाव का मालिक हो गया बुध, वो बेचारा कहाँ जाएगा? है, अब चारू जी कहाँ जाएंगी? हैं? ऐसे थोड़ी देखते हैं। जी गुरुजी। हाँ, ऐसे नहीं देखा करते। बुध अच्छे होने का मतलब है कुंडली में सही जगह बैठा हो, सही बलाबल हो, नवमांश में अच्छी स्थिति हो गया ठीक। ऐसा थोड़ी है कि बेचारे कर्क लगन वालों का बुध खराब होता है। ऐसा नहीं होता। हाँ। कभी भी ज्योतिष में पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना, कि पहले ही मान लिया फलाने लगन वाले तो ऐसे होंगे। अरे ऐसे काहे को होंगे? चेक तो करो उसका बेचारे का बैठा का है। सिंह लगन वाले मैंने इतने शांत और सुशील देखे हैं कि पूछो मत। और वृष लगन वाले मैंने ऐसे, और तुला लगन वाले ऐसे ऐसे देखे कि सामान उठा उठा के फेंक रहे। तो ऐसे नहीं चला करता ज्योतिष, जो डिस्कशन में ऐसे नहीं आता। हमारे ज्योतिष में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रही कि विद्यार्थियों ने भी सर्टिफिकेट्स इकट्ठे किए, उसके अलावा कुछ नहीं किया। डिप्लोमा डिग्री कोई मायने नहीं रखता ज्योतिष के अंदर। और मैंने आज तक एक पैसे का डिग्री डिप्लोमा नहीं लिया, किसी के यहां जाकर के पढ़ाई नहीं पढ़ी मैंने, सिवाय अपने गुरु महाराज के। सिर्फ वही प्रेरणा स्रोत, वही सब कुछ। हाँ, वो एक अलग बात थी, हमारे गुरु जी भी बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य। बट जैसे आप लोग बैठ करके पढ़ रहे हो ना, वैसे हमें जीवन में कभी मौका नहीं लगा। तो आपको हर ग्रह को बहुत डेप्थ में जाकर के समझना है, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। शुरुआती विद्यार्थियों को कभी भी किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है कि मेरी कुंडली में ये ग्रह सुन लिया और सुनते ही हम एक परसेप्शन बना लेते हैं। अरे यार, फलाने यूट्यूब में बता दिया कर्क लगन में तो शनि मारक है, अब तो शनि मारक ही रहेगा। अरे मारक है, वो बेसिक को समझा रहा है। पर क्या कर्क लगन वाला फैक्ट्री नहीं खोल सकता? क्या वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं कर? मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं जिनकी फैक्ट्रियां हैं कर्क लगन है, और लोहे का, दुनिया भर का लोहे का काम है। हमारे यहाँ पर एक स्टूडेंट भी है, उनका लोहे का काम है, और बहुत बड़ा लोहे का काम है, कर्क लगन है। तो क्या शनि उनको सूट नहीं कर रहे? लोहे का काम, यानी मारक ग्रह का काम ही सूट कर रहा है उनको। तो ये हमारा देखने का वो है, थोड़ी और यात्रा करनी पड़ेगी। हाँ, मनीष जैन जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। कल जैसे गुरु जी आपने बुद्ध का भेद कराया था, जी। तो उसके अंदर जैसे अगर बैलेंस एक निकलता है तो बुद्ध कहीं
बुध केतु के समान का कार्य करेगा। केतु के समान नहीं, यानी कि केतु के पास अथॉरिटी आ गई बुध के कार्य को करने की। यानी कि केतु जिस स्थान पर बैठा है वो बुध के तरह भी एक्ट करेगा। जैसे आप अपने परिवार में किसी को अथॉरिटी दे दो, सिग्नेटरी अथॉरिटी दे दो, बैंक में देते ना, दो जने कभी कभी खाता खोलते हैं कि भाई अगर मैं ना आऊं और ये भी आए, अगर साइन करे तो इसको भी पैसा दे देना। बस ये वो ही एग्जाम्पल कि बुध अब ने सिग्नेटरी अथॉरिटी दे दी केतु को कि भाई मेरी जगह तू भी काम कर ले, कोई ऐसी बात नहीं है। अब हमें देखना है कि केतु की प्लेसमेंट क्या है, और जिस जगह पर उसकी प्लेसमेंट है वहां पर के बुध ग्रह अच्छा रोल निभाएगा कि बुरा निभाएगा, वो केस टू केस वेरी कर। गुरुजी अगर केतु 12वें घर में बैठा है और अ, उसके पास में बुध की अथॉरिटी आ गई, तो अब जो अपन उपाय करेंगे बुध 12वें घर का करेंगे। डिपेंड्स ऑन समस्या। मनीष जी, उपाय के पीछे नहीं दौड़ना, समस्या देखनी है कि समस्या आ कहां से रही है। ये बुध दे रहा है कि केतु दे रहा है कि समस्या 12वें भाव से आ रही है कि 5वें से आ रही, कहां से आ रही है। समस्या को डायग्नोज करना है, फिर उपाय करना और जहां एक्चुअल जगह पे बैठा था तो वहां पर भी वो अपना प्रभाव दिखाएगा। है। ना के बराबर, ना। अच्छा, वहां पर उसका उसका कोई प्रभाव उस घर पर नहीं रहेगा, या फिर जिन साथी ग्रह के साथ वो बैठा हुआ है तो वहां भी वो इफेक्ट नहीं बस करेगा उनको। गोलाकार रूप बना करके बैठा हुआ है अपना, पर बाकी अथॉरिटी पावर नहीं है। अथॉरिटी पावर केतु के पास आ गई, जो करेगा उसका डिसीजन केतु ही लेगा। जैसे हम अपने माइनर बच्चों का डिसीजन हम लेते हैं, माँ बाप, है ना, हम कहते हैं ठीक है अथॉरिटी हमारे पास है। जब वो 18 साल से ऊपर बड़े हो जाते हैं फिर बैंक नहीं मानता, बैंक कहता भाई अब तो बच्चे का ही साइन चलेगा, अब माँ बाप को पैसा नहीं देंगे हम। हाँ चलिए हरीश धन्यवाद। जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। एक्चुअली थोड़ी ग्रह की रिसर्च कर रहा था और मसनोई प्लैनेट्स को रिलेटेड क्वेश्चन था, राहु मंदा एंड राहु उच्च। तो उसमें डेफिनेशन ऑब्वियसली इंग्लिश में बहुत अलग अलग है, तो आई थॉट आपसे ही पूछूं कि मंदे का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन राहु एंड राहु मंदा एंड राहु उच्च। सिंपल बात है, वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है। राहु मध्य का मतलब इतना है कि तभी जब, आज पूछ रहा हूँ संडे को। हाँ नहीं, टॉपिक बड़ा है ना कि हमें टाइम हाँ, हो गया। मैंने ये सिंपल बताऊंगा कि राहु की जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, अगर राहु इंसान को उन चीजों की तरफ खींचता है आपको जरूरत तो से ज्यादा राहु लगता है मद्दा तो है। जानवरों को डालें। अब राहु अपनी अच्छी जानवर चीजों की तरफ खींचता है। राहु की अच्छी क्या चीजें होती हैं? रिसर्च, किसी चीज की फैक्ट फाइंडिंग्स, दूसरे के मन के विचार को समझना, कूटनीति बनाना, प्लानिंग करना, ये सब राहु के पॉजिटिव पॉइंट है। अपने बुद्धि का उपयोग किसी के कल्याण के लिए करना। अगर आप राजनीति में जाते हो लोगों के कल्याण की भावना से, तो ये अच्छे राहु की निशानी हो गई। पर अगर पहले से ही भावना ऐसी है कि मैं राजनीति में जाऊंगा, अपने खानदान के सब बच्चों की पहले तो सरकारी नौकरी करूंगा, फिर मैं पड़ोसियों की नौकरी लगवाऊंगा, फिर मैं बाहर वालों को देखूंगा, पैसा तो दब के कमाऊंगा, पहले दिन से ही छापना शुरू कर दूंगा, है ना, तो पहले ट्रेनिंग लेता हूं कि किस किस वर्ल्ड के बैंक में पैसा छुपाया जा सकता है, किस ठेकेदार को ठेका देना है, वो सब। तो राहु तो है, पर ये राहु मद्दा है। आपने लोक कल्याण के लिए राहु का दुरुपयोग कर लिया। सोशल मीडिया राहु है।
अब मैं यहां पर बैठा हुआ सोशल मीडिया का उपयोग करके आप लोगों को ज्योतिष का ज्ञान दे रहा हूं, ये उपयोग है। दुरुपयोग आपको पता ही है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बाकी चीजों में दुरुपयोग ही दुरुपयोग है। किसी को बदनाम करना है, किसी पर लांछन लगाना है, किसी की फोटो डाल देना है, किसी का कुछ कर देना है। सोशल मीडिया जिंदाबाद। जो मर्जी ड्रामा लिख दो, किसी को गाली गलौच लिखनी है, किसी के बारे में कुछ भी बोल के निकल जाना है, अपना दिमाग खराब करना है, सोशल मीडिया जिंदाबाद। रील चलानी है और चलानी है, सोशल मीडिया जिंदाबाद। ये राहु हो गया। नशे से कैसे छुटकारा पाए, इस चीज का ज्ञान अध्यात्म में लेने जाते हो तो राहु अच्छा है। और नशे का एंजॉय कैसे किया जाए, किस किस तरह से, वो मंदा राहु है। आई ना बात समझ में। शराब पीने वाले भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज सेरेमनी करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। कोई 2 बूंद इधर मारेगा, कोई 4 बूंद इधर मारेगा, वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के साथ है ना। तो राहु राहु की बात है। एक आदमी नशे का उपयोग किस लिए कर रहा है, दूसरा किस लिए कर रहा है। डॉक्टर भी नशे का उपयोग करता है। होम्योपैथ के सारे डॉक्टर नशे का उपयोग कर रहे हैं, अल्कोहल का। पर वो रोगों को ठीक करने में कर रहे हैं, बाकी लोग अपना फैटी लीवर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो राहु उच्च का मतलब अपनी चालाकियां, अपनी समझदारियां का सदुपयोग करना, अपनी कॉमन सेंस का सही इस्तेमाल करना, जीवन की प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी बना करके जीवन में आगे बढ़ना, ये उच्च हो गया। बाकी सब मद्दा ही मद्दा है। गर्दन पे टैटू बनवा लिया, कान पे बनवा लिया, इधर बनवा लिया, उधर बनवा लिया, ऐसी ऐसी जगह टैटू बनवा लिया। पहली बात तो कोई ज्योतिषी आपको, मैन हो, जेंट्स हो, वुमेन हो, कोई हो, टैटू बनाया और दिख जाए ना तो समझ जाना ये रॉन्ग नंबर है। हाँ, ये रॉन्ग नंबर है टोटल। उसको सोशल मीडिया का खेल समझ में आ गया है। उसको ये समझ में आ गया कि सोशल मीडिया पे बैठ के बेवकूफ कैसे बनाना है। टैटू किस चीज की पहचान है, ये कला की पहचान नहीं है। कुछ लोगों को लगता है ये कला की पहचान होगी, ये खाना बदोश संस्कृति की पहचान है। ये वो अक्सर हमारे देश में वो जातियां, वो लोग करवाया करते थे जो बेचारे एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते थे। उनका कोई घर नहीं था, बार नहीं था, ठिकाना नहीं था। कभी कभी वो मार्ग में उनकी महिलाएं खो जाती थी, और हमारे यहाँ परंपरा थी पति का नाम लेती नहीं थी। तो बोला इनके हाथ के ऊपर लिखवा दो उसका नाम भी और उसके पति का नाम भी। ये परंपरा तो थी। और पढ़ी लिखी लड़की लड़के का, या लड़का पढ़ा लिखा लड़का लड़की का नाम गुदवा रहा है खाम खाई का है, और जाते ही 6 महीने में जूत बजाएगा पक्के वाला कि शक्ल ही नहीं देखनी इसकी। तो अरे भाई, फिर नाम क्यों लिखवा लिया। फिर वही लोग डिप्रेशन में जाते हैं, वही लोग स्ट्रेस में जाते हैं, वही लोग सुसाइड्स करते रहते हैं। समझ रहे हो बात को। टैटू कला है किसी और के लिए। जब आप बहुत ज्यादा चेतनावान हो जाते हैं, टैटू की आवश्यकता नहीं। आपने हमारे कोई संत देखे टैटू बनवाए हुए। पर शमशान में बैठने वाला जो भस्म रमा के बैठा होगा वो जरूर 5-10 टैटू बनवा के बैठा होगा। या कहीं और बैठे मांगरा खाने वाला होगा, वो जरूर टैटू बना करके बैठा होगा। पर जब अच्छे घर का लड़का या लड़की टैटू वाली कला के अंदर घुस जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि राहु उनके जीवन में क्या असर पैदा कर रहा है। एक तो वो दूसरे के प्रभाव में जल्दी आ जाता है। जिनका राहु खराब होता है वो दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, बहुत जल्दी। अरे उसने वो वाली ड्रेस पहन ली, अरे यार तू तो गरीब आदमी है, तेने वो वाली ड्रेस तो पहनी ही नहीं। इसने देख यार ये तो क्या किस टाइप का पजामा पहना कर पहन के घूम रहा है, हम देख कैसे हो गए। महिला हो या पुरुष हो, जब आप अननोइंगली, विदाउट एनी लॉजिक,
किसी से प्रभावित हो रहे हैं तो डेफिनेटली राहु आपका गड़बड़ है। कुंडली में राहु कहीं ना कहीं गलत जगह है। राहु की प्लेसमेंट ठीक नहीं है आपके चार्ट में। इसलिए आप विदाउट एनी लॉजिक है, फिल्म में किसी ने बनवा लिया। अरे फिल्म तो वैसे ही खाना बदोश संस्कृति का प्रतीक है। आज बेचारे के पास बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, कल कोई नहीं पूछ रहा। आज एक फिल्म सुपर डुपर हिट है, कल को कोई हमारे गुड़गांव के सेक्टर 14 में भी खड़ा है, उसको कोई पूछ नहीं रहा। समझ रहे हो? हमारे घर पर एक सिंगर आए। अब घर और ऑफिस मेरा एक ही है, तो कभी ऑफिस मुंह से निकल जाता है, कभी घर निकल जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो अपना तो ऊपर ऊपर मकान नीचे दुकान वाला काम है। तो किसी जमाने में बड़े स्टार होते थे। तो मेरे पास किसी ने संदेश दिया कि ये तो बड़े नामी गिरामी सिंगर हैं। मैंने कहा ठीक है, अभी बुलाओ। मैं पंजाबी सॉन्ग्स नहीं देखता था, तो मुझे नहीं आइडिया था उनके बारे में। तो मैंने आने से पहले यूट्यूब चैनल खोला, तो भरे पड़े थे उनके बड़े नाम और बड़े बड़े शोज वो करते थे। आज उनको बेचारों को कोई नहीं पूछता। ये राहु का अप एंड डाउन है। तो आप प्रेरणा किससे ले रहे हो, ये चीज देखो। आप उस पे क्या गुदवा रहे हो? आप ऋषिकेश जाओ, कोई भोलेनाथ की तस्वीर बनाया घूम रहा होगा, कांवड़िए तो खास करके है। कोई यहाँ सांप, अच्छा नाग भी बनवा देते हैं, बड़ा भयंकर नाग। अरे जब देख लेते हो फिर भागते क्यों हो? जब बाजू पे लगवा लिया तो फिर भागो क्यों? तो यही धंधा शुरू कर लो, किसी के घर में नाग निकल जाए तो हम पकड़ेंगे। वो नहीं पकड़ेंगे साहब, वो तो भाग लेंगे। फिर नाग बनवाया क्या है? मीन्स आपको आइडिया नहीं है आप क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि आई एम जस्ट लाइक कोबरा। मीन्स मेरे अंदर पॉइजन भरा हुआ है। राहु पॉइजन ही तो है, यानी वो सबको बता रहा है, हाँ दूर हटना, मेरे पास मत आना, बिकॉज आई एम कोबरा। बाजू देख लो, कोबरा बना के घूम रहा। आप सोचो, इनकी मति में कोई लॉजिक होगा? कॉमन सेंस होगी कोई? अरे भगवान शिव की तस्वीर छापने से शरीर पर कुछ नहीं होगा, हृदय में छापनी है उनकी तस्वीर। शिव सूत्र सीखो। शिव जी को याद करते हो, शिव जी को मानते हो, पढ़ो तो सही शिव सूत्र में शिव जी ने कहा क्या है। भगवान शिव ने, पुस्तक ले लो शिव सूत्र की, और एक एक सूत्र को डिकोड आप नहीं कर सकते तो जिसने विद्वानों ने कर रखा है उनका ही सुन लो एक बार, पता चल जाएगा शिव जी क्या चाहते हैं। ऐसे ही नहीं उन्हें मृत्यु का देवता कहा जाता है। भगवान शिव से वो कहते सोच समझ के आना मेरे पास। हाँ मैं मृत्यु का देवता हूं। या एंजॉय करने पिकनिक मनाने का मामला नहीं है यहाँ पे। जो अपने आप को भस्मीभूत करना चाहता है वो मुझ में समर्पित हो जाए। इसका बड़ा भारी लॉजिक है। यानी जो जो तुम्हारे पास मिथ्या है, जो जो झूठा अहंकार तुम्हारे पास है कि तुम कर सकते हो, इस कर सकने का अभिमान जो जो है वो सब छोड़ना पड़ेगा, सब जलाना पड़ेगा। जब आओ मेरे पास, जब तुम में ये ताकत और हिम्मत हो कि शरीर पर भस्म जमा करके बैठने का अभ्यास हो, घर और शमशान में अंतर ना समझो, तो मेरे करीब आओ। लग रहे हैं लाइन जय भोले की, जय भोले की। ना भोला पता, ना कुछ पता, ना और पता, ना शिव पता, ना सूत्र पता। लगे पड़े लगे पड़े। बहुत पहले की बात है, जब मैं यंग था तो एक बंदे आए, बोले जी हम कावड़ जाएंगे। मैंने कहा जाओ। कहते पंडित जी आप नहीं जाते आप? मैंने कहा यार मैं कमजोर आदमी हूं, मैं कैसे जाऊंगा बता। मैं तो यही सोच के हैरान हूं कि मैं पैदल कैसे चला जाऊं, मैं गाड़ी से पहुंच जाता हूँ, वही बहुत उसमें मैं अपनी सफलता मानता हूं। तुम पैदल जाओगे,
भाई तुम शक्तिशाली हो। अब मैं क्या कहता, मैंने कहा यार तुम बहादुर कौम के बहादुर लोग हो, तुम जा सकते हो। तुम्हें पता है वैसे ही ब्राह्मण बेचारा, वैसे ही कमजोर आदमी कहाँ जाएगा। और उन्होंने क्या कहूं, कावड़ किसी अच्छे कार्य के लिए बनाई गई थी। कावड़ का जो कंसेप्ट था वो भक्तिमय कंसेप्ट था। ढोल पीट पीट के लोगों के कान फोड़ फोड़ करके बातें नहीं बना करती है। जोर से बांग देने पर, जोर से आवाज देने पर ना अल्लाह बहरा है, ना भगवान बहरा है। ये सोच का खेल है, ये समझ का खेल है। जब राहु गड़बड़ होता है तो हम हल्ला मचाते हैं, हल्ला मचा के अल्लाह अल्लाह करते हैं। और जब हिंदू का राहु बिगड़ता है तो वो डीजे बजाता है, जोर जोर के डीजे बजाता है। और इतना जोर के बजाता है कि जहां से निकल जाए वहीं से, और धरती हिलाने का काम करता है। और उसको वो भक्ति समझता है। राहु का मतलब ही है इल्यूजन, माया, जो सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है पर तुम्हें सत्य दिखाई दे रहा है, वो ही राहु है। और जब आपको सत्य और माया में अंतर समझ में आ जाए तो समझ लेना, या समझ में ना भी आए, समझने का अगर प्रयास करते हो कि सत्य क्या है और माया क्या है, तो राहु अच्छा है। बड़ा प्यारा वैदिक ज्योतिष में समझाया गया है, लगन सत्य है, सप्तम माया है। लगता है पत्नी मेरी है पर तुम्हारी नहीं है। पत्नी को लगता है पति मेरा है पर तुम्हारा नहीं है। ये माया है। हम एक रोल करने के लिए संसार में आए हैं, हमें एक नौटंकी करनी है। जो अपने रोल में बेस्ट परफॉर्मेंस देगा वो आगे बढ़ जाएगा, डायरेक्टर उसको अगली बार कोई नया बढ़िया वाला रोल देगा। अगर आप इस रोल में अनफिट हो जाएंगे, डायरेक्टर कहेगा इसको वर्कशॉप में फिर दोबारा भेजो, है ये अनफिट आदमी है। तो तुम्हें ऐसे ही साथी कलाकारों के साथ अभिनय करने का मौका मिलेगा जो तुमसे भी ज्यादा गए बीते हैं। पति हो तो पति का रोल अच्छे से करो। मायने नहीं रखता कि पत्नी तुम्हारी कैसी है। पत्नी हो तो पत्नी का रोल अच्छे से करो। मायने नहीं रखता कि पति कैसा है। ये चीज ध्यान रखो। नहीं अभी निभाओगे, दोबारा फिर आना पड़ेगा और इससे भी नालायक आदमी मिलेगा। ये भूल जाना कि बड़ी अगली बार नेक्स्ट टाइम बढ़िया मिलेगा, ये क्रॉस मारो नेक्स्ट टाइम अगला कैसे मिलेगा। भगवान कह रहा है, जो हमारा डायरेक्टर है, कि बाबूजी तेरे से छोटा मोटा रोल अदा नहीं हो रहा। अब अमिताभ बच्चन के सामने कोई नौ सीखिया कलाकार आ जाएगा तो क्या अमिताभ बच्चन अपनी एक्टिंग को बिगाड़ देगा क्या उसके चक्कर में? नहीं बिगाड़ेगा। फिर आप अपने रोल को क्यों बिगाड़ के बैठ जाते हो? बस ये समझना, ये समझदारी, या ये समझने का प्रयास जो नित्य करता रहता है, उसका राहु अच्छा है। जो इस चक्कर में पत्नी को बस में कैसे कर लूं, पति को बस में कैसे कर लूं, पति मुर्गा कैसे बनेगा, है इसका शीर्षासन कैसे करा दूं, कौन सा मंत्र जपूं, है पति के बाल काट के इसके पास 7 बार घुमा करके शमशान में छोड़ाऊं, फलाने में कर दूं, इसका ये कर दूं। अरे दिमाग की खराबियां हैं भाई। ऐसे लोगों के ना पॉडकास्ट सुनो ना ये सुनो। कई हमारे स्टूडेंट भेज देते गुरु जी देखना, तो भाई मैं कुछ नहीं देख सकता। हे भगवान क्या देखना पड़ रहा है, वो वाली बात है। तो उन चक्रों में मत पड़ो। हाँ, उन लोगों, वो लोग बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, पर प्रभावित होता कौन है? जिसका राहु खराब है वो प्रभावित हो जाएगा तुरंत। किया कराया, टोना टोटका, भूत प्रेत, फलाना धिमकाना, भाई वही लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं जिनका मंगल बद है और जिनका राहु गड़बड़ है। तीसरा कोई नहीं होता। और राहु अच्छा मिलना दुर्लभ होता है हरि जी। हर एक का राहु अच्छा नहीं होता।
देखो, राहु की स्थितियां बहुत कम ऐसी बताई गई हैं जिसमें राहु अच्छे रिजल्ट दिखाता है। मैक्सिमम लोगों का राहु अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखाता। जिनका राहु अच्छा नहीं होता, उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता होता। जो सत्य अगर उनके सामने चीख चीख के भी सत्य प्रवचन करेगा, तो उन्हें असत्य की तरह भान होगा। ये तो सब असत्य वाले, ये कोई मतलब है? परंतु जिनका राहु अच्छा होगा वही पहचानेंगे। है तो आजकल अच्छा ज्योतिषी बनने में बस यही रिस्क है कि बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हें कंसीडर करेंगे अपनी लाइफ में। भीड़ जो होती है वो तुम्हें कंसीडर नहीं करेगी, पर राहु वाले काम करोगे तो भीड़ बड़ी प्यार से कंसीडर करेगी। हमारी टीम भी कई बार मुझे कहती है राहु वाले काम करो, है? तो उससे राहु की जमात इकट्ठी हो जाएगी। मुझे मेरे गुरुजी का प्रवचन बड़ा अच्छा याद आता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, मैं शिष्य बनाता हूं, शिष्यों की फौज नहीं। मुझे शिष्यों की गिनती गिनने में आनंद नहीं आता। मैं किसी शिष्य को शिष्य तो क्या होता है ये बताने में अगर कामयाब हुआ तो मेरा जीवन सफल है। तो मैं भी यही कहता हूं, मुझे अच्छा टीचर लोग माने या ना माने, मुझे चाहे कहें प्रवचन करता कहें चाहे कुछ कहें, मैं ये चाहता हूं 100 लोगों में से 10 लोगों को भी अगर इतना समझ में आ गया कि सत्य क्या है और माया क्या है और उसको ढूंढना है हमें। और समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने भी नहीं समझाया, मैं भी ढूंढ रहा हूं, तुम भी ढूंढो। बस मैंने इस बात को एहसास अगर करा दिया कि तुम्हें ढूंढना है। ये मंडन ऋषि वाला मामला है जहां तोता और मैना ब्रह्म और माया पे चर्चा कर रहे हैं। तो बड़ी ज्ञान की बातें हैं। और जिनका राहु अच्छा होगा वो इस तरफ दौड़ेंगे ही दौड़ेंगे। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम थैंक गुरुजी, यू गुरुजी। प्रणाम। थैंक यू प्रणाम सो गुरुजी, मच प्रणाम गुरुजी। गुरुजी।